हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट हम हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे sp3d। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको कंसेप्ट समझने में मुश्किल होगी। तो बेटर है कि आप बेसिक से ही कंसेप्ट बिल्डअप करो, फिर उसके बाद आके इस वीडियो को फॉलो अप करो। ठीक है, तो हम अब डिस्कस करते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे कि हमने sp3 में डिस्कस किया था, हमें पता है कि उसमें तीन टाइप्स थी, एक विदाउट लोन पेयर, एक विद लोन पेयर और एक विद टू लोन पेयर्स। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही टाइप्स बनती हैं। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेके चलते हैं pf5 की। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, फिर उसके लोन पेयर्स निकालेंगे, फिर उसके बॉन्ड पेयर्स निकालेंगे। उससे हम देखेंगे कि हमारी क्या ज्योमेट्री बन रही है और कौन कौन से ऑर्बिटल्स हमारे यूज हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने में। ठीक है, तो जो pf5 है, इसका जब हम हाइब्रिडाइजेशन x निकालेंगे तो कैसे होगा, हाफ ऑफ v वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास pf5 में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है, फास्फोरस है। फास्फोरस हमें पता है कि 15th ग्रुप का एलिमेंट है, जो नाइट्रोजन है उसके नीचे प्रेजेंट होता है ना फास्फोरस। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो v पे हम क्या पुट करेंगे, 5 प्लस मोनोवेलेंट। तो जो हमें पता है कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है और उसकी वैलेंसी क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। तो हमारे पास सभी फ्लोरीन क्या हो गए, मोनोवेलेंट हो गए। तो कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं, 5। तो 5 प्लस 5, उसके बाद हमारे पास pf5 क्या है, न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ना ये केटायनिक है ना ये एनायनिक है, तो इसलिए हमने कुछ भी आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, तो x क्या होगा, 5 प्लस 5 10 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 आ गया। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, कंबाइंड होके 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3d। ठीक है, तो जब भी हमारे पास x की वैल्यू 5 आएगी तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लोन पेयर्स निकालेंगे। लोन पेयर्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x माइनस जो भी हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है, 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, मोनोवेलेंट एटम्स कौन से हैं, फ्लोरीन है मोनोवेलेंट, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता लग रहा है कि लोन पेयर 0 है। तो फर्स्ट टाइप हम कौन सी लेके चल रहे थे, यही टाइप लेके चल रहे थे ना, कि जिसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर्स का फॉर्मूला क्या था, x माइनस लोन पेयर्स। तो लोन पेयर्स क्या है, 0 है, तो हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स आ गए, 5। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सभी के सभी क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो जो हमारी ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप होगी, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा इमेजिन या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है शेप पता करने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल एटम के बेसिस पे देखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मतलब यही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं या कोई और भी हो रहा है। ठीक है, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कौन सी होती है, फास्फोरस हमारे पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है के। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पास कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 1s2 पूरा फुली फिल्ड हो और 2s2 पूरा फुली फिल्ड हो, तो उसको हम के फॉर्म में लिख देते हैं, हमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास के फिर 2p6, मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही देखेंगे ना, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, 3s2 3p3, तो इसको ही हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3s2 3p3। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमें एक्साइड करवाने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे पास है 5 फ्लोरीन एटम्स है जिन्होंने बॉन्ड बनाना है फास्फोरस के साथ, लेकिन हमें पता है कि जब हमने बॉन्डिंग करनी है तो हमारे पास उतने ही सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उतने ही ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो सिंगली फिल्ड हो, ताकि उसमें से जो दूसरा एटम है आके अपना इलेक्ट्रॉन दे सके और वो बॉन्ड बना सके, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है,
तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से आप हमारे पास जो 3s2 है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं जो पेयर्ड है, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दोगे तो हमारे पास 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s में 1 आ जाएगा, 3p में 3 आ जाएंगे, और नेक्स्ट ऑर्बिटल अब ये एक्साइट होके कहाँ जाएगा, d में जाएगा, 3d में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से होता है, 3d में एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद करो, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि मैंने फास्फोरस की जगह पे नाइट्रोजन रखा है, तो क्या आपको लगता है कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अभी तक आप ये पढ़ते आए हो कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। बट फास्फोरस भी तो सेम ही ग्रुप का मेंबर है, तो इसकी कोवेलेंसी 5 कैसे होगी, ये 5 बॉन्डिंग कैसे कर रहा है, ठीक है। जो नाइट्रोजन होता है ना वो सेकंड पीरियड का मेंबर है, सेकंड पीरियड का मेंबर है, और सेकंड पीरियड के मेंबर उसमें हमारे पास कौन कौन से सबशेल्स होते हैं, एक S होता है और एक P होता है, उसमें D प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो जब D प्रेजेंट ही नहीं है तो वो एक्साइट ही नहीं करवा सकता, ठीक है। और हमें पता है कि ऑलमोस्ट हमारे पास सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स होने चाहिए एक्साइट करवाने के लिए, तो इसीलिए नाइट्रोजन की मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जो उसके सेकंड पीरियड ऑनवर्ड्स है वो हमारे पास अपनी वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड कोवेलेंसी, ठीक है। एक टर्म आती है एक्सपेंडेड कोवेलेंसी, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक S 3 P और एक D ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि आपको ना एक चीज याद रखनी पड़ेगी, अभी तक जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे उसमें बॉन्ड एंगल्स हमेशा एक टाइप के थे, ठीक है। जो हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी कैसे हैं, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाया मैंने, फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसको सेंटर में रखा, 3 फ्लोरीन्स मैंने जैसे हमने ट्राइगोनल प्लेनर बनाया था वैसे लगाए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और 2 फ्लोरीन्स मैंने एक एक्सिस पे लगाए हैं, एक ये वाली पे और एक ये, ठीक है। अगर आपको देख के इसमें विजिबल है तो आप ये ध्यान दो कि जो मैंने इस एक्सिस पे बॉन्ड्स बनाए हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्गर है जो मैंने इस ट्रायंगल प्लेन में बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जो हमारे पास ट्रायंगल प्लेन में है इन बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। और जो ये प्लेन है ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने ट्रायंगुलर बनाया है, तो जो ये प्लेन होता है ये इक्वेटोरियल प्लेन होता है, और जो ये दूसरा वर्टिकल प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन है, इसके जो वर्टिकल एक्सिस पे है ये हमारे पास कौन सा प्लेन होता है, एक्सियल प्लेन होता है, और जो इसके बॉन्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये ध्यान रखना कि जो एक्सियल बॉन्ड्स हमारे पास लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अब आप ये सोचो कि ये क्यों होता है, जो हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन है ये वाला, इसमें हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि जहां पे बॉन्ड्स होंगे मतलब वहां पे क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो बॉन्ड्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल प्लेन है उसमें तो 3 बॉन्ड्स हैं, जो एक्सियल प्लेन है उसमें 2 बॉन्ड्स हैं, जो हमारे पास 2 बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे को मतलब ये 2 बॉन्ड्स इस वाले प्लेन को रिपेल करेंगे, और जो ये इक्वेटोरियल प्लेन में बॉन्ड्स हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं उनका पलड़ा भारी हो गया ना, क्योंकि वहां पे 3 रिपेल कर रहे हैं और ऊपर हमारे पास 2 रिपेल कर रहे हैं, तो इसीलिए जो 3 की रिपल्शन होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, इसीलिए वो एक्सियल बॉन्ड्स को क्या कर देते हैं, लेंथन कर देते हैं। मतलब जो ये वाले फ्लोरीन एटम्स हैं ये रिपल्शन की वजह से थोड़े से लंबे हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। और फाइनली इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो ये बना ट्राइगोनल
ठीक है, इस प्लेन की वजह से। अब अगर मानो ये मैंने काट दिया तो एक पिरामिड इस साइड पे और एक पिरामिड इस साइड पे, तो इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, मतलब दो पिरामिड्स, ठीक है। और इसके बॉन्ड एंगल्स क्या क्या है, जो ट्राइगोनल है वो तो सेम जैसे हमने SP2 पढ़ा था उसमें 120 का डिफरेंस होएगा, ठीक है, एंगल्स बॉन्ड एंगल होएगा। दूसरा हमारे पास एंगल कौन सा होता है, जो दो प्लेन्स है, हमें पता है ना 2D में भी आप ये चीज देखो 3D में भी देखो, जो प्लेन्स होते हैं उनके बीच का एंगल हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं वो एक दूसरे को, तो मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। ये देखो ये 90 डिग्री बना ना, तो ये हमारे पास दूसरा बॉन्ड एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो एक ही ज्योमेट्री है हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, दो बॉन्ड एंगल्स के साथ है। एक बॉन्ड एंगल क्या है 120 और दूसरा क्या है 90, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर अभी तक आपने चार्ट नहीं बनाया तो एक लास्ट में चार्ट बना लो जिसपे कि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, उसकी ज्योमेट्री और उसके बॉन्ड एंगल्स मेंशन कर लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस चीज में प्रॉब्लम ना हो तो रिवाइज करना इजी रहेगा बाद में, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड्स की बात करी थी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो हमारे पास ये क्या है, इस कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। यही जाके आपको आगे इनऑर्गेनिक में जो जब आप S ब्लॉक P ब्लॉक पढ़ोगे ना, तो यहीं से कंसेप्ट बिल्डअप होने शुरू होते हैं। देखो जब एक्सियल बॉन्ड्स हमें पता है कि लॉन्गर है तो मतलब उनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना क्या है ना, इजी है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो आगे जाके आप ये ऐसे पूछेंगे आपसे, अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस बॉन्ड की एनर्जी सेम क्या, सभी जो PF बॉन्ड्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, सेम है, उनको तोड़ने में सेम एनर्जी लगेगी? नहीं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये पहले ही लॉन्गर है तो ये थोड़े अनस्टेबल है, इनको तोड़ना क्या है, इजी है। तो एक्सियल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू जो हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अपनी हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, वो कौन सी है, एक लोन पेयर के साथ, उसकी एग्जांपल लेते हैं SF4, ठीक है। तो SF4 में अगर आप X कैलकुलेट करोगे तो वो क्या होगा, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है, सल्फर है, तो सल्फर हमें पता है कि कौन से ग्रुप का मेंबर है, 16th ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो जब वो ऑक्सीजन के नीचे प्रेजेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6, तो इसमें हम 6 डाल रहे हैं। और प्लस हम मोनोवेलेंट एटम्स, तो यहाँ पे क्या है, 4 फ्लोरीन दे रखे हैं, तो जो चारों फ्लोरीन्स हैं वो क्या है, मोनोवेलेंट है, तो उसको हम ऐड करेंगे। मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो ना हम केटायन में कुछ करेंगे और ना ही हम एनायन में कुछ रखेंगे। तो हमारे पास 6 + 4 कितना हुआ, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 5, तो हमारे पास x क्या आ गया, 5। तो यही बात करी थी कि चाहे लोन पेयर हो चाहे ना हो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हमारे पास x की वैल्यू सेम आएगी अगर उसकी ज्योमेट्री हमने सेम लानी है, ठीक है। तो x यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 5 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हमें यहीं से पता लग गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम एक ही लोन पेयर वाली एग्जांपल ले रहे हैं या गलत तो नहीं ले रही। ये मैंने ना आपके एग्जांपल्स अपनी तरफ से लिए, पेपर में आपको कुछ भी आ सकता है, आपको ये मॉलिक्यूल दे सकते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, या आपको बोल देंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन है, इनमें से मॉलिक्यूल चूज करो किस किस की ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझाने के लिए खुद से अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ इस हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी एक मॉलिक्यूल बताओ, ये बताओ, ठीक है। वो बेसिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, sp3 तक है, वो जब आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा वो चीजें कि किसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। चलो नेक्स्ट आते हैं, लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, x जो कि है 5 माइनस हमारे पास क्या है, ये कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं, तो मोनोवेलेंट एटम्स कौन से हैं, 4 फ्लोरीन, तो माइनस करोगे तो हमारे पास एक लोन पेयर आ गया ना। यही एग्जाम्पल तो लेके हमें डिस्कस करना है अब, ठीक है। और बॉन्ड पेयर्स कितने होते हैं, x माइनस लोन पेयर, तो 5 - 1 कितना हुआ, 4। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर। फिर से ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए, वैलेंस शेल कौन सा हुआ, 3s2 3p4। इसकी ग्राउंड स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3s2 3p4, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमें ये एक्साइट करवाने की जरूरत है या नहीं है,
ठीक है। तो हमारे पास फ्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 4। तो हमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो मैं क्या करती हूँ, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करवा देती हूँ, तो मेरे पास 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। अब आप ये सोच के मेरे को बताओ कि यहाँ पे 3p में से इलेक्ट्रॉन एक्साइड करोगे या फिर 3s में से करोगे? दोनों में से पेयर्ड है, किससे एक्साइड करना इजी होगा? ठीक है, तो हम p में से एक्साइड करवाते हैं। हम अगर हमारे पास p में एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, मतलब एक डबल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं एक ऑर्बिटल में, तो हम कभी भी 3s में से एक्साइड नहीं करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम एक्साइड करवाते हैं तो s से जो नेक्स्ट हायर एनर्जी वाला कौन सा होता है? d होता है। ठीक है, तो p में और d में एनर्जी गैप क्या है? कम है। तो p से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करवाना d में क्या है? इजी है एज कंपेयर टू s, क्योंकि s और d का एनर्जी गैप क्या है? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक लेवल p का भी आता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में हमारे पास p में कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो हमारे पास एक्साइड करवाने की ऑप्शन ही नहीं थी। इसमें है तो हम p से ही एक्साइड करवाएंगे। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? 3s2 3p3 3d1। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब हमें पता है कि 4 तो ऐसे ही बॉन्ड्स बनेंगे, तो 4 अनपेयर्ड है, और जो एक बचा, ये क्या बचा? लोन पेयर। तो जो 3s2 में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर की तरह ही बचेंगे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई हमारी? s 3p के और 1d sp3d। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, देखो हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या डिस्कस किया कि 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक हमारे पास एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। तो जो हमारा लोन पेयर है वो दोनों जगह जा सकता है, एक्सियल पे भी जा सकता है, इक्वेटोरियल पे भी जा सकता है। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। पॉसिबल स्ट्रक्चर इसके कौन से हैं? 2 हैं। एक पे लोन पेयर रखो, बाकी सेम बना दो। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल वाली। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बचेगा? एक्सियल पे तो रखो फ्लोरीन्स, और इक्वेटोरियल पे क्या रख दो? लोन पेयर। लगता है आपको देखने में कि कुछ लग रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस होगा या दोनों सेम ही होंगे? कोई सोच पा रहे हो कुछ इसके बारे में? ठीक है, चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आपको क्या चीज होगी। अब यहाँ पे आता है बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट। ठीक है, जो ये लोन पेयर है हमारे पास, ये क्या कर रहा है ना, ये सभी इक्वेटोरियल प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड पेयर है, इसके एक तो यहाँ से 120 का बना रहा है और एक यहाँ से 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले जब हमने पिछली हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो देखी थी उसमें मैंने बताया था कि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शंस क्या होती है? ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शंस किसमें ज्यादा है। ठीक है, तो सभी में एक ही लोन पेयर है और बाकी 4 बॉन्ड है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस, तो नंबर ऑफ रिपल्शंस इक्वल होंगी। बट एक और चीज है, हमें एंगल भी तो देखना पड़ेगा ना कि कितने एंगल पे वो रिपल्शंस कर रहे हैं। अगर मानो मैंने बोला कि वो 120 के एंगल पे रिपल्शंस कर रहे हैं और दूसरा 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो ये तो आप भी सोच पा रहे हो ना कि जितना कम एंगल पे होगा उतने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? पास होगी, उतनी ज्यादा रिपल्शंस होंगी। ठीक है, तो जितने कम एंगल वाली रिपल्शंस अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में ज्यादा होंगी तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अगर हमारे पास ज्यादा एंगल वाली रिपल्शन ज्यादा है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें देखो 90 डिग्री वाली रिपल्शन हमारे पास कितनी है? 3 है, वो भी बॉन्ड पेयर लोन पेयर की। एक इस फ्लोरीन के साथ, एक इस फ्लोरीन के साथ और एक इस फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? 3 90 डिग्री रिपल्शंस हैं जो कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर की हैं। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में देख के बताओ मुझे 90 डिग्री की रिपल्शंस कितनी है बॉन्ड पेयर लोन पेयर की। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसमें सिर्फ 2 90 डिग्री रिपल्शंस हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर की।
ठीक है। तो इस रिपल्शन को हम ना एक टर्म देते हैं सिग्निफिकेंट रिपल्शन। जो 90 डिग्री और उससे कम की रिपल्शन होती है ना, उनको हम 90 डिग्री और उससे एंगल जो कम है उस रिपल्शन को हम सिग्निफिकेंट रिपल्शन बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिपल्शन होती हैं उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास, इसमें सिर्फ 290 डिग्री वाली रिपल्शन है और इसमें 3 है, तो ये वाला स्टेबल है। ध्यान देना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात कर रही हूँ, बॉन्ड पेयर की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर वाली तो वैसे ही कम स्ट्रॉन्ग है ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाले से। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी फोकस करने वाली होती हैं। तो ये है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका हमारे पास शेप क्या होगी? अब शेप हमारे पास क्या होगी? लोन पेयर हटा दो, क्या दिख रहा है? सीसो जैसा दिख रहा है कुछ, एक ये यहाँ पे जो बीच में लगा होता है, ऐसे करके, ऐसे मानो मैंने ये बीच में लगा दिया, तो एक बार ऐसे जाता है, एक बार ऐसे जाता है, तो ये हमारे पास शेप क्या है? सीसो। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जब भी हमारे पास लोन पेयर जाते हैं, मैंने आपको पिछली भी sp3 में करवाया था, जब हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं था तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना था? 109। जब हमारे पास एक लोन पेयर आया तो हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना आया? 107। जब हमारे पास दो लोन पेयर आए तो हमारे पास बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो गया, 104 के पास पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल था 109 वाला, जो एक्चुअल टेट्राहेड्रल शेप थी, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते गए वैसे वैसे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टॉर्ट होता गया, उसमें क्या आती गई? डिस्टॉर्शंस आती गई। तो जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा ना, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये वाला, इस बार के लिए sp3d के लिए, इसमें क्या होंगी? डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे सीसो नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा क्या होगा? अपनी पोजीशन से क्या होगा? बेंड होना शुरू हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ झुक जाएगा हमारा सीसो। ठीक है, तो ये पोजीशन नहीं रहेगी, ये थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, मतलब हमारा सीसो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहेगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी थोड़ा बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में शेप क्या होती है? डिस्टॉर्टेड होती है। ठीक है, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए था, आपके लेवल पे सीसो ही पूछा जाएगा, बट अगर हम कंसेप्ट बना रहे हैं तो पहले से ही अच्छे स्ट्रॉन्ग बना के चलो, ताकि कोई भी चलता फिर अगर आपसे पूछ ले तो आप पे कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपको आता ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? जिसमें दो लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, उसकी एग्जांपल हम लेके चलते हैं ClF3। ठीक है, तो इसका मैं अभी होप करती हूँ कि इतना आप लोग सीख चुके हो कि आपको X निकालना, लोन पेयर निकालना, बॉन्ड पेयर्स निकालना और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी आ गई हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको स्ट्रेट एक बार में बताती हूँ कि X कितना होगा? हाफ ऑफ, इस बार सेंट्रल एटम कौन सा है? क्लोरीन है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 17 ग्रुप का एलिमेंट है तो 7 होंगे। 3 मोनोवेलेंट है क्योंकि फ्लोरीन है, तो फिर से हमारे पास X कितना आ गया? 5। लोन पेयर इस बार 5 - 3 कितने होंगे? 2, और बॉन्ड पेयर्स हमारे पास 5 - 2 कितने होंगे? 3। तो इस बार हमारे पास लोन पेयर्स कितने आ गए? 2। ठीक है, अब हमने ये चीज देख ली थी इस बार इसी में भी कि जब हमारे पास लोन पेयर आएगा तो उसको हम कौन सी पोजीशन पे रखेंगे? एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं तब हमारे पास 90 डिग्री वाली रिपल्शन क्या आती है? कम आती है। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोरीन आया हमारे पास, दोनों लोन पेयर्स रखने हैं, दोनों कौन सी पोजीशन पे आएंगे? इक्वेटोरियल वाली पे। एक फ्लोरीन बचा, इधर रख दो, एक फ्लोरीन इधर रख दो और एक फ्लोरीन इधर रख दो, तो ये आपकी फाइनल बन गई ClF3 की शेप। ठीक है, मुझे पता है कि इस बार आप लोग ये बना लोगे कैसे एक्साइटेशंस करनी है इसकी। ठीक है, तो इसकी हमारे पास शेप क्या होगी? अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? हाँ, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होगी? लोन पेयर हटाओ, क्या दिख रहा है? T दिख रहा है, ये होगी टी शेप। बस इमेजिन ही करना है आपको, इतना कुछ ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये देखो, बस ये चीज देख लो, टी दिख रही है। हाँ, शेप क्या हो गई? टी शेप हो गई हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है?
लोन पेयर रिपल्शंस आ गई हैं, वो और स्ट्रांग है। तो अगर ये लोन पेयर रिपल्शंस आप इसको 90 डिग्री में रखोगे ना तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। इसको हमने यहाँ पे रखा है, तो इस लोन पेयर में कितना एंगल का डिफरेंस है, 120 डिग्री। मानो मैं एक लोन पेयर यहाँ रख रही हूँ और एक लोन पेयर यहाँ रख रही हूँ, तो इन दोनों लोन पेयर्स में से मेरे पास एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना। पहले तो लोन पेयर रिपल्शन, दूसरा वो हो गई 90 डिग्री पे, तो समझो कि मॉलिक्यूल कितना ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, ये चाहे ट्रिक मान लो चाहे समझ लो, जिसको नहीं समझ आ रहा फिर वो ट्रिक मान लो कि जैसे जैसे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर्स आते जाएंगे उनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते जाएंगे। कोई भी लोन पेयर नहीं है, पूरा परफेक्ट ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगा। एक लोन पेयर आया, एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखो, दो लोन पेयर आए, दो इक्वेटोरियल पे रख दो। अब मान लो मैं 3 लोन पेयर्स लेके आ रही हूँ, तो तीसरा लोन पेयर यहाँ पे आएगा, वो हमारे पास शेप बन जाएगी लीनियर। ठीक है, शेप क्या बन जाएगी, लीनियर। इसकी एग्जांपल लिख लो आप, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मुझे पता है इतने आपको समझ आ चुका है कि ये निकालनी कैसे, तो खुद निकाल लोगे, पर फिर भी आपको बता रही हूँ ट्राई करना। I3 नेगेटिव। ठीक है, नहीं समझ आया तो कमेंट करना, बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी कि I3 माइनस की शेप कैसे निकालनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3d पूरा कवर करो, समझो इसके सारे कंसेप्ट्स। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन लास्ट बची है हमारे पास sp3d2, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं और अगर आपको लग रहा है अच्छा और नया कंटेंट मिल रहा है, जो चीज आपको नहीं पहले समझ आई हो, तो प्लीज वीडियोस को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को भी आगे कॉन्फिडेंस आए कि मैं काम कर सकूं। थैंक यू।